A very welcome to my YouTube channel, that is Maths Tech. Today we are going to start the new chapter of your class 12, that is matrices. So in this lecture, this is our introduction part of your class 12 third chapter matrices. तो इस चैप्टर में हम समझेंगे मैट्रिक्स होती क्या है, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है और कैसे मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और इसके जनरली यूजेस क्या हैं। तो मैट्रिक्स का यूजेस, ये एक मैट्रिक्स ऐसी मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज़ पर्सनल कंप्यूटर इन स्प्रेडशीट में भी होता है और साइंस में एंड अदर फील्ड में भी इसका काफ़ी यूज है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स is an order of rectangular functions or numbers। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर है किसका? रेक्टेंगुलर। एक ऑर्डर है किसका? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शंस और नंबर। तो मैट्रिक्स क्या होती है? जनरली एक रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, लिस्ट वाइज। जैसे हमको दे रखा है कोई भी डेटा, लैंग्वेज में दे रखा है, वर्ड्स में दे रखा है, उस डेटा को अगर डेटा हमें लिस्ट में दे रखा है तो उस डेटा को रेक्टेंगुलर एरे, मतलब किसी भी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तब वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब जो डेटा एंटर होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, तो वो डेटा या तो कोई फंक्शंस होगा या फिर कोई नंबर्स होगा। तो इसको समझने के लिए हम कोई एक डेटा लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक कोई पर्सन है रवि, जिसने कुछ मटेरियल परचेज किया है किसी शॉप से। तो सपोज करते हैं कि रवि परचेज 10 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। तो रवि ने क्या परचेज किया? 10 नोटबुक्स परचेज की और 5 पेन्स परचेज किया। सिमिलरली एक सिमरन है, सिमरन ने भी क्या परचेज किया? 8 नोटबुक्स एंड 4 पेन्स। सिमरन ने 8 नोटबुक्स और 4 पेन परचेज किए। ऐसे ही एक बॉय है सौरभ, परचेज 11 नोटबुक्स एंड 10 पेन्स। तो ये जो डेटा हमने लिखा है ये कैसा लिखा है? लैंग्वेज वाइज लिखा है। अगर इसी डेटा को हमें थोड़ा और मिनिमाइज करना है, जैसे सपोज कीजिए इस डेटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। एक रेक्टेंगुलर एरे है, रेक्टेंगुलर एरे है। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ नोटबुक से और यहाँ पर पेन से, तो ये रवि ने खरीदा है। जो मटेरियल रवि ने खरीदा है, बुक्स और पेन, वो इस रो हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा, और जो सिमरन ने वो इस वाली, और जो सौरभ ने परचेज किया है वो इस वाली। तो सबसे पहले रवि ने नोटबुक्स कितनी परचेज की है? 10 एंड पेन is 5 and Simran purchased 8 notebooks and 4 pen, 8 notebooks and 4 pens. Similarly, Saurabh purchased 11 notebooks and 10 pens. तो इस डेटा को हमने क्या किया? एक सिंपल क्या किया? एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर प्रेजेंट कर दिया, जिसके ऊपर हमने लिखा नोटबुक और पेन। उसके
अंदर क्या लिखा है, मतलब उन्होंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, जैसे नोटबुक कितनी खरीदी और पेन कितने खरीदे, रवि ने कितने खरीदे, फिर सिमरन ने नोटबुक्स और पेन कितने खरीदे, उसके बाद सौरभ ने पेन्स और नोटबुक कितने खरीदे। तो इस डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही एक मैट्रिक्स होता है। तो जनरली इसके अगर इस डेटा को हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होंगी इसकी, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लोग रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? रो। हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल टू रोज। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। सिमिलरली जो इसके अंदर वर्टिकल लाइन भी होंगी, जब हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल भी होंगी। तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये सेकंड वर्टिकल लाइन। तो इसके अंदर वर्टिकल लाइंस कितनी है? 2। और उन वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ये 2 क्या है? कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स को। ये कितने हैं? 2। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आखिरकार मैट्रिक्स है क्या और इसके डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज कीजिए एक कोई पर्सन है जिसने नोटबुक कितनी परचेज की? 8 और पेन 10। ऐसे ही बी है जिसने 11 नोटबुक 2 पेन, सी ने 4 नोटबुक 5 पेन। तो इस डेटा को हम कैसे लिख सकते हैं? सपोज कीजिए कि x कोई मैट्रिक्स है, x एक मैट्रिक्स है जिसमें A ने कितना मटेरियल परचेज किया, B ने कितना परचेज किया और C ने कितना परचेज किया। और यहां पर हम ले ले रहे हैं कि नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है और नंबर ऑफ पेन्स कितनी है। तो ये नोटबुक्स कितनी है यहाँ लिस्ट आउट करेंगे और पेन्स कितनी है वो यहाँ लिस्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए जो पर्सन है, ए ने नोटबुक कितनी परचेज की है? 8। तो यहाँ पे लिख देंगे 8। और ये कौन सी मैट्रिक्स है? चलो इसको नाम बाद में देंगे, पहले इसी समझ लेते हैं कि ए ने कितनी नोटबुक परचेज की? 8। अभी हमने क्या किया था? डेटा को रिवर्स करके लिखा था, पर्सन को इधर लिखा था, मतलब जो भी पर्सन थे उनको हमने इस साइड लिखा था और जो मटेरियल उन्होंने परचेज किया था वो इस साइड लिखा था। वो कंडीशन सेम ही रहती है, चाहे आप इधर लिखें या इधर लिखें। आखिरकार डेटा का रिप्रेजेंटेशन किसमें भी हो रहा है? एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर ही हो रहा है, चाहे आप ऐसे लिखें या फिर रिवर्स करके लिखें। मतलब ये नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक्स और पेन्स को लिस्ट आउट इस साइड करें और जो पर्सन है उनको इधर लिखें। वो भी आगे इसी में समझा दूंगा कि मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं। तो ए ने कितनी परचेज की? 8, बी ने 11, सी ने 4। अब नंबर ऑफ पेन्स देखते हैं कि ए बी सी ने कितने कितने परचेज किए। जैसे पेन्स ए ने कितने परचेज किए? 10। बी ने 2 किए पेन्स। सिमिलरली सी ने कितने परचेज किए? इसी है कितने परचेज किए? 5। ठीक है, इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वर्टिकल कॉलम लाइन कितनी है इसके अंदर? वर्टिकल लाइन जो होती है ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसी डेटा को मैं क्या करूंगा? रिवर्स कर दूंगा। जो पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन है वो इधर आ जाएंगे और जो मटेरियल लिस्ट आउट करना है उसको हम इधर रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे सपोज कीजिए नोटबुक्स अब इस साइड ले ली और पेन्स इस साइड, और पर्सन ए बी सी, मतलब ए ने नोटबुक्स और पेन कितने खरीदे, बी ने कितने नोटबुक पेन खरीदे, सिमिलरली सी ने कितने खरीदे। तो नोटबुक ए ने कितनी खरीदी 8 और पेन 10, इसने 11, 2 इसने 4 इसने 5। इस डेटा को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी, बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, चलिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज सेकंड कॉलम। तो ये जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और इसमें रो कितनी है, 2 है बस, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली एंड सेकंड वन ये वाली। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी होगी, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बस आपको यही काउंट करना है कि वर्टिकल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। जो वर्टिकल लाइन होंगी उनको हम रोज बोलेंगे, सॉरी जो वर्टिकल लाइन होंगी उनको हम कॉलम बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उनको हम रोज बोलेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन डेटा का कुछ ऐसे होता है किसी मैट्रिक्स के अंदर। अब हम समझते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स कितनी, उसके अंदर कितने कॉलम है, कितनी रोज है। तो अगला इसी मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, इसी का कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए कभी इसको मैट्रिसेस पढ़ा जाएगा, कभी मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा। अगर मैट्रिसेस पढ़ा जा रहा है तो मतलब वो एक से ज्यादा है, प्लूरल है, और अगर मैट्रिक्स कहा जा रहा है तो मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स, एक सिंगल मैट्रिक्स की बात हो रही है। और अगर मैट्रिसेस लिखा है कहीं पर या फिर मैट्रिक्स पढ़ा जा रहा है तो वो क्या है, एक से ज्यादा मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। हमने कंसीडर किया कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। अब ये m क्रॉस n क्या है, इस m क्रॉस n को कैसे डिफाइन करेंगे। तो जनरली जो फर्स्ट टर्म होती है m, इसको हम मानते हैं ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज। और जो सेकंड टर्म आती है किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर में उसको हम नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी एलिमेंट की जो हम लोग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे अभी रवि ने 8 बुक या 10 पेन परचेज किए थे, उस डेटा को जो डेटा की क्वांटिटी होती है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जो नंबर ऑफ नोटबुक्स थी या नंबर ऑफ पेन्स थे वो क्या था, एक डेटा था। उस डेटा की एंट्री जो करते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इसी में सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम ये जनरल केस ले रहे हैं एक मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होंगी, कितनी होनी चाहिए m, और ये क्या नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये वाली, तो ये n होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक कोई एलिमेंट है a11। अब a11 कुछ भी हो सकता है, 0 1 -1 2, जो भी डेटा हमें गिवन हो, हमने क्या जनरल टर्म में इसको क्या लिया, a11 लिया। अब a11 से क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर a11, तो जो पहली टर्म होती है वो शो करती है नंबर ऑफ रोज को, मतलब किस रो में बिलोंग करेगा, और ये जो सेकंड टर्म होती है वो शो करती है नंबर ऑफ कॉलम को, मतलब ये किस कॉलम से बिलोंग करेगा और ये किस रो से बिलोंग करेगा।
एक एलिमेंट दो ही चीजें बिलोंग करता है किसी मैट्रिक्स के अंदर, या तो वो किसी रो का पार्ट होगा और या फिर किसी कॉलम का पार्ट होगा। तो हमने पहला एलिमेंट कंसीडर किया A11, जो किस में बिलोंग कर रहा है, ये फर्स्ट रो में भी बिलोंग कर रहा है और फर्स्ट कॉलम में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमने दूसरा एलिमेंट लिया A12, ये फर्स्ट कॉलम में बिलोंग कर रहा है, सॉरी फर्स्ट रो में बिलोंग कर रहा है और सेकंड कॉलम में। ऐसे ही एक और एलिमेंट लिया A13, ऐसे ही डेट डैश A1J, मतलब ये जेथ पहली रो में तो सभी एलिमेंट है, मगर ये कॉलम इनके चेंज हो रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड अप टू ith कॉलम। और ये कहां तक गया, A1 nth कॉलम तक। देखिए फिर से समझिए, ये जो A11 लिखा है ये किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम को भी बिलोंग कर रहा है और फर्स्ट रो को भी बिलोंग कर रहा है। ऐसी सिमिलरली जो सेकंड एलिमेंट है A12, ये किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो को बिलोंग कर रहा है और सेकंड कॉलम को। ये रो सबके लिए क्या है, फिक्स है, और इनके लिए जो कॉलम की वैल्यूज है वो क्या है, डिफरेंट है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, ये ith कॉलम अप टू nth कॉलम, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ले, अगर ये क्या होगा, A21 पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रो में है, और जो सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कॉलम में है। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में है, ये फर्स्ट रो थी, ये वाली सेकंड रो है, और ये वाला फर्स्ट कॉलम है। तो A21 ये रो को शो करेगा और ये कॉलम को, विच मीन्स दैट दिस एलिमेंट इज बिलोंग टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इज दैट क्लियर? एंड similarly the next element will be A22. This element also belong to second row and it also belong to second column. ये वाला एलिमेंट सेकंड रो को बिलोंग कर रहा है और सेकंड कॉलम को भी बिलोंग कर रहा है। ऐसे A23। अब इस वाली जो वर्टिकल लाइन है इसके लिए क्या, एक फिक्स रो है, मतलब 2 है, सब में 2 ही रहेगी, मगर कॉलम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, A23 कहां तक जाएगा, ये A2 जेथ टर्म तक एंड अप टू A2n, ठीक है। ऐसे ही ये वाला फिर क्या आएगा, A31, A32 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट वाली टर्म शो करती है नंबर ऑफ रोज को, मतलब किस रो में बिलोंग कर रहा है। ये सेकंड टर्म जो होती है ये वाली किसको रिप्रेजेंट करती है, ये किस कॉलम को बिलोंग कर रहा है। तो ये कहां तक जाएगा, अप टू A3J एंड अप टू A3n। सिमिलरली ऐसे ही और चलेगा, ये कहां तक जाएगा, AI1, मतलब ये 1 फिक्स रहेगा, ये कॉलम सबके लिए फिक्स रहेगा। जैसे रो, इसी रो में एक वैल्यू फिक्स रह रही है A111, ये A2222, मतलब रोज के लिए। ऐसी ये 333, ऐसी कॉलम में क्या होगा 111, और यहां पे क्या आ जाएगा AI1 एंड अप टू AM1, ठीक है। ऐसे ये वाला होगा AI2 एंड अप टू AM2, ऐसे ये वाला होगा AI3 अप टू AM2। ऐसे ही एक ये वाला भी AIJ एंड अप टू AMJ। से ये कहां तक जाएगा, AIJ, एक मिनट, ये वाला AM ये N तक आएगा, ठीक है। ये N तक आया, ये वाला भी
IN, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ith रो फर्स्ट कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ये वाला इधर से चला है, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो jth कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम। ऐसे ही लास्ट वाली टर्म जो देखिए, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकेंड रो nth कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम, ith रो nth कॉलम, mth रो nth कॉलम। ऐसे इसे पढ़ेंगे, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, mth रो jth कॉलम एंड mth रो nth कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n, विच मीन्स दैट दिस, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है। क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम कॉलम मानते हैं, फर्स्ट रो है उसको हम रोज मानते हैं, सेकेंड टर्म को कॉलम मानते हैं। आइए इसके एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिरकार ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम लेने कैसे हैं, चूज कैसे करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम है, कितने रोज हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कुछ डेटा रहा होगा, किसी ने कुछ परचेज किया होगा या फिर और भी कुछ मटेरियल, कुछ भी मान सकते हैं। ये कुछ डेटा रहा होगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर है, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हुई है। इसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर एरे, इसलिए क्या ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर वर्टिकल लाइंस कितनी है और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हीं को हम रोज मानते हैं। ऐसे ही ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये भी 3 है। तो इसको हम क्या मानते थे, m, और इसको क्या मानते थे, n। रोज को m मानते थे और कॉलम को n मानते। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर जनरल टर्म लिखते तो हम क्या लिखते हैं, m क्रॉस n। अब हमें कुछ वैल्यू इसके मतलब गिवन है, तो इन वैल्यू को कैसे लिखेंगे, 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। इसके अंदर कितने, ये रोज रिप्रेजेंटेशन है और ये आपकी कॉलम रिप्रेजेंटेशन है कि इसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम है। इसके अंदर रोज कितनी है, 1 2 3 रोज है, कॉलम भी कितने, 3 है, 1 2 3 इसके अंदर क्या है, कॉलम है। तो इस ऐसे किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिटरमाइन किया जा सकता है। और एक बात यहाँ पे और नोटिस करनी है कि ये जो ऑर्डर होता है इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 क्रॉस 3 3 जा 9, तो 9 जो आंसर आएगा, ये 9 क्या होंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट एंड नाइन्थ। ये नाइन्थ टर्म ऐसे नहीं है कि मतलब ये नंबर 9 है तब ये 9 हो गया, नहीं। ये जो यहाँ पे मान लो 0 1 2 3 कुछ भी हो, 7 हो 8 हो, अलग अलग हो, ये इनका सम नहीं है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट है टोटल इसके अंदर, 9 एलिमेंट। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कर सकते हैं और उसके अंदर कितने एलिमेंट है उसके क्रॉस से पता कर सकते हैं। ऐसे एक एग्जांपल और समझते हैं इसका।
डी कोई मैट्रिक्स है, जीरो माइनस वन, टू, जीरो, थ्री, फोर, एट, नाइन, वन, थ्री, जीरो, माइनस वन। अभी हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कितने इसके अंदर एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके पास, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड थर्ड। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वही वो नंबर ऑफ रोज होती है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 3। पहली रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ रोज की होती है, बाद में जो होती है वो किसकी होती है, कॉलम की होती है। तो कॉलम कितने हैं इसके अंदर, मतलब वर्टिकल लाइन कितनी है, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हैं तो इसी की मल्टीप्लाई कर दो, जो इसके ऑर्डर है मैट्रिक्स का उसी की मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाता है, जो इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12। इसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका टॉपिक इसी का मैट्रिक्स का, वो आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले एक चीज और समझनी है, वो भी बेसिक ही है, वो भी आगे काम देगी। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 0 1 3 9 3 0 1 8 2 1। अब किसी भी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। ये कोई हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या हमें फाइंड आउट करना है कि मतलब एलिमेंट्स की क्या पोजीशन क्या क्या है, कौन सा एलिमेंट कहां पर प्लेस्ड है। तो ये ए मैट्रिक्स है, सबसे पहले देखेंगे इसका ऑर्डर कितना है। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब 3 रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो। और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 3 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाए तो उन्हीं का क्या कर सकते हैं, क्रॉस करने पर क्या आएगा, 3 3 9 9 इसके अंदर एलिमेंट है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, एलिमेंट्स की पोजीशन। तो जैसे ये सपोज कीजिए ये वाला एलिमेंट है, किस रो किस कॉलम को बिलोंग कर रहा है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम। तो इसको लिख सकते हैं A11। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट रो को बिलोंग कर रहा है और सेकंड कॉलम को, इसको लिख सकते हैं A12। ये भी फर्स्ट रो, ये वाला फर्स्ट रो को बिलोंग कर रहा है और थर्ड कॉलम को, ये फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड, सेकंड कॉलम, ये वाला थर्ड, मगर रो क्या है सबके लिए सेम है। तो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये जो पहला नोटेशन होता है वो किसका होता है, नंबर ऑफ रोज का, और सेकंड नोटेशन होता है वो किसका होता है, कॉलम का। ये पहली टर्म लिखी है, जैसे A12 लिखा है, ये पहले किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रो में है। और जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन लिखी है कॉलम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कॉलम में है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला किस पोजीशन पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22। सिमिलरली ये A23 A22, ये A21 में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये वाला A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये वाला A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। तो अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं।
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला टाइप होता है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स। सपोज कीजिए एक ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1। ये क्या है, रो, m रो n 1 कॉलम, 1 क्या कॉलम है। एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर रो तो सिर्फ एक है, सॉरी रो कितनी है, m है, रो तो m है और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक, सिंगल है। तो ये एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, ये हमने कंसीडर किए। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो कॉलम की वैल्यू होती है वो तो सिर्फ 1 होगी और m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 5 6 एंड अप टू m तक हो सकती है, ठीक है। तो पहला एलिमेंट मानेंगे a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसमें रोज तो बदलती रहेंगी, कॉलम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, सबके लिए पहला ही कॉलम रहेगा। ऐसे ही a22, a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड अप टू mth रो फर्स्ट कॉलम। ये जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट रो को तो फर्स्ट कॉलम को तो बिलोंग करेंगे, मगर जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट रो को बिलोंग करेंगे। जैसे ये फर्स्ट रो को बिलोंग करेगा, ये वाला, ये भी फर्स्ट रो को बिलोंग करेगा, ये भी फर्स्ट रो को बिलोंग, सॉरी ये फर्स्ट कॉलम को, ये भी फर्स्ट कॉलम को, ये भी फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करेगा। मगर इसके अंदर जो नंबर ऑफ रो है वो क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे ये वाली रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ एंड अप टू mth रो। तो इसका जनरल नोटेशन कैसे होगा, मतलब इस मैट्रिक्स, हमें कोई कॉलम मैट्रिक्स दी हो तो उसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट की जाए, इसकी जनरल टर्म क्या होगी। हमने माना ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे और ऑर्डर इसका क्या है, एक m क्रॉस 1। ये इसकी क्या है, जनरल नोटेशन है। आई नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, इसके अंदर ये m क्या है, रोज है, मतलब रोज तो m हो सकती है मगर इसका कॉलम क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक है रोज, इसी का सेकंड पार्ट है क्या, रोज मैट्रिक्स। वो भी इसी की तरह होगा, बस उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो 1 हो जाएंगी और कॉलम n हो जाएंगे। सेकंड टर्म क्या है इसका, सेकंड टाइप है रोज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। अब फिर से वही कंसीडर करना है, ये कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर अब रोज तो सिर्फ 1 ही है और कॉलम कितने हैं, अप टू n तक। ये मान लिया कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो मैट्रिक्स को। तो पहला एलिमेंट तो वही आएगा a11, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को बिलोंग करेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, कॉलम की वैल्यू डिफरेंट रहेगी मगर रो की क्या होगी, फिक्स रहेगी। पहली रो होगी, डिफरेंट कॉलम होंगे, ये कॉलम डिफरेंट होंगे मगर रो सबके लिए क्या होगी, सेम होगी। ये पहला एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एंड सिमिलरली a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अप टू फर्स्ट रो nth कॉलम। जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो किस किस को बिलोंग करेंगे, फर्स्ट रो को बिलोंग करेंगे। बाकी अलग अलग हर एलिमेंट फर्स्ट रो को तो बिलोंग करेगा मगर हर एलिमेंट
फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड कॉलम अलग अलग होंगे इसके, मतलब अप टू nth शो करेगा। तो इसकी जनरल नोटेशन क्या होगी? जनरल नोटेशन ये इंपॉर्टेंट होती है कि जनरल नोटेशन कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में बोर्ड में आके आ सकता है। तो इसका ए कोई हमने मैट्रिक्स मानी ए आई जे, इसके एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस 1 क्रॉस n। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये बात एक पॉइंट नोट कर ले बस, अगर आपसे कोई पूछे कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो उसका ऑर्डर आप जनरल टर्म में क्या लिखेंगे? जनरल टर्म में फॉर रो के लिए, फॉर रो मैट्रिक्स के लिए क्या लिखना है? 1 क्रॉस n, ये पहला है। और अगर कोई पूछ ले किसके लिए? फॉर कॉलम मैट्रिक्स के लिए, तो उसका क्या होता है? अभी पढ़ा इससे पहले, m क्रॉस 1। मतलब जो पूछा है, रो अगर पूछा है तो इसकी रो 1 कर दो, कॉलम अगर पूछा है तो उसका कॉलम 1 कर दूं। तो ऐसे ये एग्जाम में आ सकते हैं आपके एमसीक्यू में, बोर्ड के एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट होगा इसी का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका थर्ड पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जो रो की वैल्यू हो वही क्या हो? कॉलम की वैल्यू हो। मतलब अगर कॉलम 2 है तो रो भी 2 होनी चाहिए, अगर कॉलम m है तो रो भी m होनी चाहिए, और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम 3 है रो भी 3 है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए, मतलब एक कोई मैट्रिक्स है ए, इज सेड टू बी स्क्वायर matrix if number of rows is equal to number of column। कोई भी एक मैट्रिक्स ए है वो कब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी? जब उसके अंदर क्या हो? नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो? नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। जैसे ये ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक कोई एलिमेंट है 1, ठीक है, इस किस रो में बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1। ये m है और ये n है। ये कब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी? जब m इक्वल टू n हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसकी m और n क्या है? आपस में बराबर है, तो ये क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होना चाहिए, तो 1 इक्वल टू 1 है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही कोई एक दूसरी मैट्रिक्स है 0 1 2 3, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने? 2, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, तो 2। ऑर्डर ऐसे लिखते हैं कि जितने रो है पहले उनको लिखो, उसके बाद क्रॉस जितने कॉलम है, मतलब वर्टिकल लाइन, ये फर्स्ट लाइन ये सेकंड वर्टिकल लाइन, तो इसके कॉलम कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये क्या बन गई? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, -1 0 1 2 3 4 7 0 8। इसके अंदर कितनी रोज है?
फर्स्ट सेकंड थर्ड रोज, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 क्रॉस 3, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये क्या हो गई आपकी स्क्वायर, ये भी मैट्रिक्स हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका जनरल नोटेशन क्या है, जनरल नोटेशन क्या होगा किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्या माना हमने कि ए कोई मैट्रिक्स है, कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर आई जे कॉल एलिमेंट है, ठीक है, और एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। कब कहलाएगी, जब इसके अंदर ये नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम क्या वो आपस में बराबर, इंप्लाइज दैट एम इज इक्वल टू एन, और ये क्या है रोज है और एन क्या है कॉलम्स है, तब ये क्या कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद ये थर्ड पार्ट था। इसके बाद जो फोर्थ टाइप की मैट्रिक्स होती है वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम डायगोनल मैट्रिक्स इजीली समझ पाएंगे। तो जो आपकी फोर्थ टाइप की होती है मैट्रिक्स, किस टाइप की होती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। फोर्थ होंगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में समझना है। जैसे सपोज कीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, 0 1 2 3 9 8 0 1 1। अब जो एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के अंदर में प्रेजेंट है, कोई एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो उस प्लेस पे प्लेस्ड, उस जगह पे प्लेस्ड है जिस जगह पर उनके नंबर ऑफ कॉलम और रोज की वैल्यू क्या है सेम है। जैसे ये वाला एलिमेंट है 0, कहाँ प्लेस्ड है, ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, ये A11। ऐसे ही एक 9 एलिमेंट है, ये किस में बिलोंग कर रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसको क्या लिखते हैं A22। ऐसे ये वाला है ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में बिलोंग करता है, तो इनकी नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर है आपस में। मतलब ये जो 0 एलिमेंट है ये उसी रो को बिलोंग कर रहा है जिस कॉलम को बिलोंग कर रहा है, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये भी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। हेयर A11, A22, A33 आर डायगोनल एलिमेंट्स। और A11 क्या है यहाँ पर 0, और A22 क्या है 9, और A33 की वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या है सारे डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जो एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम को बिलोंग करता है उनको हम क्या बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। जैसे A11 A22 सेम नंबर ऑफ रो है सेम नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ रोज है सेम नंबर ऑफ कॉलम है, तो ऐसे एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। अब समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। Let A be any matrix in which all the elements, मतलब जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू
जीरो, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है किसी मैट्रिक्स के अंदर किसके बराबर है, जीरो के, एक्सेप्ट किनको छोड़कर, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब कोई एक ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके बराबर हैं, जीरो के, किनको छोड़कर, सिर्फ इन वाले एलिमेंट को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को, मतलब जिनकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है, ये 1 1 A 2 2 A 3 3 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचे, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये सब किसके बराबर है, जीरो के, किसको छोड़कर, सिर्फ डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो के बराबर होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यही होती है डायगोनल मैट्रिक्स, और इसका जनरल नोटेशन जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, जैसे ए हमने कोई मैट्रिक्स मानी जिसका ऑर्डर क्या है, ए आई जे, और ऑर्डर है एम क्रॉस एम। यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि जो ए आई जे किसके बराबर है, जीरो के बराबर, मतलब हर एलिमेंट इसका जीरो के बराबर है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर, मतलब आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, आई क्योंकि आई जे के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। मतलब ए 1 1 जीरो नहीं हो सकता, ए 2 2 जीरो नहीं हो सकता, ए 3 3 जीरो नहीं हो सकता, ए 4 4 जीरो नहीं हो सकता, ए 5 5, ऐसे ही करके जो मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर ऐसा हो गया तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगी। अगर उसके अंदर ए आई जे की कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है कि जीरो के बराबर है, जिसके अंदर क्या कंडीशन होना चाहिए कि मतलब उसके नंबर ऑफ रोज की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होनी चाहिए, तब ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसके बाद जो है फिफ्थ पार्ट इसका वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स की तरह मैट्रिक्स का टाइप है। वो क्या होता है उसको समझते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका स्केलर मैट्रिक्स। सपोज कीजिए एक लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एक हमने एक मैट्रिक्स मानी ए ये इसको ऐसा लिख दो ए बी एनी डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब एक कोई मैट्रिक्स है डायगोनल है, मतलब उसका हर एलिमेंट जीरो होगा, कौन से एलिमेंट को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। तो ये हमने मान लिया सब जीरो के बराबर है। अब ये डायगोनल एलिमेंट बचे बीच वाले A11 A22 A33। तो स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर उसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ठीक है। अगर यही डायगोनल एलिमेंट्स 2 की जगह और कुछ हो, ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, है तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एक सब पार्ट है क्या, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम, हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो इसका जनरल नोटेशन क्या होगा, ये कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए आई जे एलिमेंट है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मगर ए आई जे सब बराबर है जीरो, किसको छोड़कर, i इज नॉट इक्वल टू j। मतलब i और j बराबर ना हो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि
उस डायगोनल मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 0 के बराबर है। कब? जब उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। जैसे A11 ना हो, A22 ना हो, A33 ना हो। यहाँ पे A12 हो सकता है, A13 हो सकता है, A21 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मगर किसको छोड़कर? डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू छोड़कर। क्या वैल्यूज होती है वो? A11, A22 और A33। जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा इसके लिए, वो पॉसिबल नहीं है इसके लिए। किसके लिए? स्केलर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और है, आई जो A11 होंगे, A22 होंगे, A33 होंगे, वो किसके बराबर होगा? एक स्केलर क्वांटिटी के बराबर। यहाँ पर के किसको डिनोट कर रहा है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 -1 √2 1, कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है, बस क्या हो? वो एक फिक्स वैल्यू हो। और ये सब सारे एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट। इसी के पार्ट है, अब इसी का अगला पार्ट है 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। सिक्स पार्ट है इसका, अब वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, या फिर कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स होती है, मगर जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो? मतलब कोई भी अलग वैल्यू ना हो, उनकी सेम वैल्यू हो, वो सेम वैल्यू क्या हो? सिर्फ 1 हो। तो ऐसी एलिमेंट, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, 1 1 1, ठीक है। ये एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये एक स्केलर मैट्रिक्स की है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू सबकी किसके बराबर हो? 1 के, मतलब सेम वैल्यू हो। तो ये सेम ही तो है, 1 1 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी सबकी वैल्यू किसके बराबर है? अगर 1 के बराबर, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन किससे होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। कैपिटल आई से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आई कोई मैट्रिक्स है, 2x2 की लेना है, सपोज कीजिए 2x2 की, तो क्या लिखेंगे उसको? 1 0 0 1। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा 1 होंगे, और बाकी जो जितने भी एलिमेंट बचे वो क्या होंगे? सब 0 के बराबर होंगे। इसका जनरल नोटेशन क्या होगा? जनरल नोटेशन, देखो ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे उसके अंदर एलिमेंट है, और ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n का। इम्प्लाइज दैट कि ए आई जे सब किसके बराबर है? 0 के बराबर। इम्प्लाइज दैट आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, एंड A11 A22 इक्वल टू A33 इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद 7th पार्ट है मैट्रिक्स का, वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स सबसे आसान मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। 7th पार्ट इसका। ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही चल रहा है, इसका 7th पार्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? इफ all the elements of a matrix
इज इक्वल टू 0, then such matrices are called zero मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को फिर हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू किसके बराबर हो? जीरो की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रो है, इसके अंदर 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। 2x2 की है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो किसके बराबर है? सब जीरो का, तो ये क्या? जीरो मैट्रिक्स है। ऐसी ये कोई 3x3 की मैट्रिक्स ले लो, 0 0 0 0 0 0, मतलब इसके अंदर जो डेटा रिप्रेजेंट है वो डेटा है ही नहीं, तो जो ए की वैल्यू किसके बराबर मानी जाएगी? ए जीरो ही है। ठीक है, तो इसको कैसे, जनरल नोटेशन क्या होगी इसकी? जनरल नोटेशन, ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे उसके अंदर एलिमेंट है, एम क्रॉस उसका ऑर्डर है, और ए आई जे जितने भी एलिमेंट है वो किसके बराबर है? जीरो के। तो ऐसी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी। तो आई थिंक ये जितना भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का वो सब पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है शायद वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ही है। इसके बाद समझेंगे कि इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या होगी। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के मतलब है, मतलब दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होती है। हाँ, ये आपका 7 पार्ट जीरो मैट्रिक्स तक ही था। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जितना भी आपका सिलेबस है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड, उसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद आपका अगला टॉपिक आता है वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वो टर्म है जो डिफाइन करती है कि मतलब दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होंगी। तो कब होंगी? जब दो मैट्रिक्स किसी भी, और मतलब दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, वो आपस में इक्वल कब होंगी? जब उन दो मैट्रिक्स का आपस में एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे दो मैट्रिक्स हैं, एक ए एक बी, उन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है, जैसे ए का ऑर्डर है 2x2, बी का ऑर्डर है 2x2, तब ये दोनों आपस में मैट्रिक्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो सपोज करते हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस। दो हमारे पास कौन कौन सी, एक ए और एक बी, दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये इक्वल कब कहलाएंगी? दे सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। कब इक्वल कहलाएंगी दो मैट्रिक्स ए एंड बी? कब इक्वल कहलाएंगे? तो इसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? जो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये m क्रॉस n की है तब ये भी कितनी होनी चाहिए? m क्रॉस n की। अगर ये 2x2 की है तब ये भी कितनी होनी चाहिए? 2x2 की। अगर ये 3x3 की है तब ये भी 3x3 की होनी चाहिए। ये 4x4 की है तब ये 4x4 की होनी चाहिए। तब ऐसी
उन दो मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वो होता है किसी भी मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, बोथ ए एंड बी शुड हैव सेम ऑर्डर। जैसे अगर ए का m क्रॉस n है तब b का भी कितना होना चाहिए, m क्रॉस n। अगर a का 2 क्रॉस 2 है तब b का कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 2। अगर a का 2 क्रॉस 3 है तब b का कितना होना चाहिए, इसका भी 2 क्रॉस 2। अगर इसका 3 क्रॉस 3 है तब इसका भी 3 क्रॉस 3 हो। अगर a का 3 क्रॉस 2 है तब b का भी 3 क्रॉस 2 होगा। मतलब इसका मीनिंग ये है कि मतलब जो इसका ऑर्डर हो वही इसका ऑर्डर हो, जो इसका ऑर्डर वही इसका, मतलब इनका ऑर्डर क्या हो, सेम ही रहे, तब जो दो मैट्रिक्स होंगी वो आपस में क्या कहलाएंगी, इक्वल कहलाएंगे। और इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब जो ऑर्डर जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इस मैट्रिक्स पहली वाली मैट्रिक्स के अंदर हो वही सेकंड वाली के भी अंदर होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन है इसकी, all the elements of a matrix corresponds to मैट्रिक्स बी एलिमेंट्स। मतलब जो ए के एलिमेंट्स हों, जो ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है वो किसको करस्पॉन्ड करने चाहिए, मैट्रिक्स बी को। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 इंट्रोडक्शन बेस्ड है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। फिर जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग जो मतलब एक्सरसाइज 3.1 दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2। और इसी के करस्पॉन्ड एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज 2 है इसके पास भी। तो सबसे पहले चेक करना है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखी है तो इक्वल क्यों है, क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब इक्वल कहलाएंगे कब, जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। मतलब ये A11 किसके बराबर होगा, इस वाले A11 के। तो A की वैल्यू किसके बराबर होगी, A = 1। ठीक है, ऐसी B की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस वाली के। अगर ये A12 है तो ये भी A12 है। ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट ये वाला A12 वाला इस मैट्रिक्स के एलिमेंट A12 को करस्पॉन्ड करता है। तो ये B किसके बराबर होगा, B = 2। ऐसी C A21 ये वाला A21, तो C की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। ऐसे ये वाला A22 और एक ये वाला A22, तो D की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। तो यही होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहीं पे टॉपिक एंड होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 3.1 करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको सीखिए, बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी हम लोग आगे हैंडल करेंगे आखिरकार इसको कैसे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।